सिक्स अध्याय 9 सिविक्स शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं? आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र के इस चित्र की तुलना कीजिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? भारत में 5000 से ज़्यादा शहर है और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखते हैं कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपनी जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आ गई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गई। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसी की बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ था। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वह सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले ही से था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और बर्तनों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। बच्चू मांझी, एक रिक्शा वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती है वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उसे वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूर के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10-30 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास के फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरे परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? किसी सब्जी बेचने वाले या ठेला वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदारी इत्यादि को बेचना इत्यादि। बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है क्यों? बच्चू मांझी किस तरह शहर में कई सारे
सड़कों पर काम करते हैं, वे चीज़ें बेचते हैं। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जा जाते हैं और रात में वही खाना बनाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे होते हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ वे कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकान अस्थायी होती है, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसे भी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने की नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर ठेलों और सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। बाजार में जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलना शुरू ही हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि भी दुकानों की कतार पर थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांत का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकानों में हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते हैं। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। वंदना: हमने कुछ सालों में पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से अभी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हम कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में सिनेमा हॉल, टेलीविज़न व रेडियो चैनल
पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिसके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उसके काम में कोई बदलाव आया है? जो बाजार के सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है? ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर आदि इत्यादि की सेवाएं देती हैं। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा मुर्दा न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे काम कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बारों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोलतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोने और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में। यहाँ फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों के कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तह के लिए लगाए जा रहे थे। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहां से ले जाते हैं। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उससे वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट जाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उसे इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देकर काम करने का मिलता है।
जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होगा जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या उस फिर से खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीदें भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। आपको क्या लगता है फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? निर्मला जैसे मजदूरों को काम करने की परिस्थितियों का निम्न आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह, सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। क्या क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती है? क्यों? एक ऐसे कामगार महिलाओं के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उसका दफ्तर ऐसी जगह था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उसमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट वाली कंपनी के मैनेजर में काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजनाएं बनानी होती है और अक्सर देर रात का काम करना पड़ता है। उनके काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको नियमित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य में निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर भी यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छूट के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसे सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीय दफ्तर है जहां एक ही जगह के उपभोक्ताओं की समस्या, उनसे जुड़े सवालों को संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं जहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो कर्मचारियों को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें
अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह नहीं निकाला जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मारी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहरों में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन में बनाए रखता है।